बहुत भयंकर हम लोग स्टॉक बना के बेचते थे, तो बहुत भयंकर स्टॉक पड़ा हुआ था हमारे पास। और दूसरा हमने बैंक ने हमको कन्विंस कर लिया था फॉरेक्स की डील करने के लिए। 2010 का टाइम जो था वो बहुत ख़राब गया हमारा, जो ये 2-3 साल थे। हम लोग ऑलमोस्ट बैंक ने हमें बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था। 1 साल कुछ महीने के बाद पूरी फैमिली ने मुझे बोला कि इसको तुम बंद करो, तुम सारे कंपनी के प्रॉफिट्स खा जाओगे। जब मैंने बिज़नेस जॉइन करा था उस साल 18 करोड़ का टर्नओवर था। आज इंडिया और यूएस मिलाकर हमारी कंपनी का 1000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। मेरा मानना है कि इंडिया से अगले 10 से 20 साल में बहुत सारी ब्रांड्स निकलने वाली है, जो कि पूरे दुनिया में जानी जाएँगी। फैमिली की जो कोशिश रही है वो यही रही कि हम भी इंडिया से एक ब्रांड बनाएँ जिसको पूरे दुनिया में लोग जानें। नमस्कार, मेरा नाम योगेश चौधरी है और आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कैसे आप देश के किसी भी कोने में हों, चाहे छोटे से छोटे शहर में हों, लेकिन कैसे आप बिना डरे इस आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरे देश भर में नहीं, पूरे दुनिया भर में फैला सकते हैं और लेके जा सकते हैं। आज जोश टॉक्स में मैं खाली जो मेरी जर्नी है वो बताने आया हूँ, कैसे हमने इस बिज़नेस को खाली 7 कस्टमर 2006 में जो थे, वहाँ से हमने इसको बिल्ड करा आज लाखों कस्टमर्स तक, और दुनिया के करीब 100 देशों में हम लोग ये अभी कारपेट्स को बेचते हैं। 2006 में जब मैंने बिज़नेस जॉइन करा तब हमारे खाली 7 कस्टमर हुआ करते थे होलसेलर्स। और पहली बार एक एग्ज़िबिशन हो रहा था, तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी कि एग्ज़िबिशन हम ट्राई कर सकते हैं, उन्होंने कहा करो। और वहाँ पे मैं खाली 19 साल का था, तो पता नहीं था कि एग्ज़िबिशन्स कैसे वर्क करते हैं। तो वहाँ पे मैंने खाली 6 कारपेट भेज दिए और हमारा स्टॉल बहुत बड़ा था। तो वो कारपेट का एक एग्ज़िबिशन था, तो वहाँ पे मतलब पूरे एग्ज़िबिशन में सारे कारपेट वाले थे। और हमारे स्टॉल में आप आते तो देखते खाली 6 कारपेट हैं और बाकी कहीं पे भी जाते तो आप देखते कारपेट ही कारपेट भरे पड़े हैं। और उस वक़्त क्या हुआ कि क्योंकि सब लोग आके देखते कि ये ऐसा क्या है इस दुकान के अंदर कि खाली 6 कारपेट लगा रखे, तो सब लोग आके रुक जाते। तो वो उस एग्ज़िबिशन से हमको बहुत फ़ायदा मिला। उस एग्ज़िबिशन की वज़ह से बहुत सारे नए कस्टमर अलग-अलग कंट्री के जुड़े और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि अरे! ये तो बहुत जगह हम लोग इसको बेच सकते हैं। और अगले 3-4 साल तक बहुत मेहनत करी, बहुत अलग-अलग देशों में जयपुर एक्स के कारपेट को जो हमारे होलसेलर्स थे या दुकान वाले थे उनको बेचना शुरू करा। और बहुत तेज़ी से बिज़नेस ने बढ़ना शुरू करा और अचानक से 2008-9 में अगर आपको याद होगा तो एक स्लो डाउन आया था बहुत बड़ा। और उस वक़्त हमने 2 बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक तो हमने बहुत भयंकर हम लोग स्टॉक बना के बेचते थे, तो बहुत भयंकर स्टॉक पड़ा हुआ था हमारे पास। और दूसरा हमने बैंक ने हमको कन्विंस कर लिया था फॉरेक्स की डील करने के लिए, बहुत सारी, कि ये होप करते हुए कि पैसा बनेगा, लेकिन वो अनफॉर्च्यूनेटली हमको मतलब ऑलमोस्ट 15-20 करोड़ का लॉस हुआ उस वक़्त, जब हमारे प्रॉफ़िट्स ही 2-3 करोड़ के थे उस वक़्त। तो 2010 का टाइम जो था वो बहुत ख़राब गया हमारा, जो ये 2-3 साल थे। हम लोग ऑलमोस्ट बैंक ने हमें बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था। मुझे दिवाली का टाइम याद है 2010 का, मैं मम्मी के लिए हमेशा धनतेरस पे गोल्ड कॉइन लेकर आता था और उस वक़्त मतलब 20,000 रुपए भी नहीं थे एक गोल्ड कॉइन लाने के लिए। तो मैंने अपने आप से वादा करा था कि ऐसा दिन तो लाइफ़ में वापस कभी नहीं देखने को मिलना चाहिए। ऐसा इस ढंग से मेहनत करनी, फिर बहुत मेहनत करनी शुरू करी। पूरी फैमिली साथ में थी एंड हमने देखना शुरू करा कि क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे बिज़नेस को वापस बिल्ड करें, जो स्टॉक पड़ा है उसको कैसे बेचें। मुझे आज भी एक बहुत अच्छी कहानी याद है कि मैं एटलांटा में था और हमारे एक कस्टमर आए बहुत बड़े और उन्होंने कहा कि हम ये आपकी क्वालिटी ये खरीदना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में खरीदना चाह रहे थे वो लोग और वो हमारी सबसे बेस्ट क्वालिटी थी जिसमें हम लोग जाने जाते थे। तो मैं और मेरी सिस्टर थे, तो मैंने मेरी सिस्टर से कहा साइड में बुलाकर कि इनको बोलते हैं कि अगर आपको ये खरीदना है तो आपको ये भी खरीदना पड़ेगा। तो मेरी सिस्टर ने कहा अरे ये खरीद रहे हैं, इनसे वो बोलेंगे तो शायद ये भी नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा ट्राई तो करते हैं, अब पूछेंगे नहीं तो बिकेगा कैसे? तो उनको बोला कि आप ये भी खरीदिए। मैंने कहा एक बार ट्राई तो करते हैं, ट्राई करा और उन्होंने हाँ बोल दी। तो जो डील जितनी साइज़ की होनी थी उसकी एग्ज़ैक्टली डबल हो गई और उससे काफ़ी इमीडिएट कैश मिला बिज़नेस को, जिससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाए। मुझे एक टॉक में कुछ टाइम पहले ही ये सुनने को मिला था कि जो चीज़ आप माँगते नहीं है वो आपको कभी मिलती नहीं है। तो वो मेरे दिमाग में बात थी और इसीलिए मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि इस क्लाइंट को अपन पूछते हैं, माँग के ट्राई तो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मना ही करेगा, उसके लिए तो हम तैयार थे ही। और वो हमने बोला और हमको वो मिल गया। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ़ में चाहते हैं और हम शायद कभी अंदर से चाह रहे हैं, लेकिन हम कभी सामने वाले को बताते ही नहीं, तो वो चीज़ कभी मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसको बताया ही नहीं कि हमको ये चीज़ चाहिए। तो आई थिंक बिज़नेस में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिनसे भी डील कर रहे हैं, जिन लोगों से बात कर रहे हैं,
उन लोगों को एग्ज़ैक्टली पता हो कि हम क्या चाहते हैं, हम बताएँ उनको बड़ी क्लियरली और बहुत केसेज़ में ऐसा होता है कि वो इमीडिएटली हाँ बोल देते हैं। फिर उसके बाद हमने बहुत एक एक्सरसाइज़ करनी शुरू करी पूरे बिज़नेस में कि हम पैसा कैसे बचाएँ क्योंकि बैंक को बहुत सारे लॉसेस पे करने थे। तो हमने हर छोटी-छोटी जगह पैसे कंपनी में निकालना शुरू करा कि हम पैसे कैसे बचा सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रॉफ़िट्स कंपनी के बढ़े और उस वो एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी रही। हमने मंथली मेज़र करना शुरू करा तो हम लोग एक पॉइंट था जब हमने ₹50,000 महीने को बचाना शुरू करा था और 1 साल में करीब ऑलमोस्ट 40-50 लाख रुपए महीने की बचत पे हम लोग पहुँच गए। और उससे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि हम फिर जो पैसा बच रहा था उसको हम लोग जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था रेंट के लिए और नई-नई जो चीज़ें में इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, वहाँ पे उस पैसों को हम लोग डाल पाए। 2016 में हमने पहला स्टोर शुरू करा फिर रिटेल में, उसके पहले तक हम लोग कार्पेट्स दूसरी कंपनीज़ के लिए बनाते थे। 2016 में हमने दिल्ली में एक स्टोर चालू करा और क्योंकि रिटेल बिज़नेस एकदम नया था कुछ ज़्यादा पता नहीं था तो दो पहला साल अच्छा खासा लॉस मेकिंग था और ऑलमोस्ट 1 साल कुछ महीने के बाद पूरी फैमिली ने मुझे बोला कि इसको तुम बंद करो, तुम सारे कंपनी के प्रॉफ़िट्स खा जाओगे और ये मतलब स्टोर को इमीडिएटली शट डाउन करो। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे 50 लैक्स आप और दीजिए या 6 महीने दीजिए, अगर मैं ब्रेक इवन नहीं कर पाया तो मैं इसको स्टोर को शट डाउन कर दूँगा। फैमिली ने फॉर्च्यूनेटली वो बात मेरी मान ली क्योंकि उनको मैंने बोला और कन्विंस करा और फिर बहुत मेहनत करनी शुरू करी कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे ये स्टोर प्रॉफ़िटेबल हो जाए क्योंकि मुझ इन्हेरेंटली पता तो था कि भई डिमांड है कार्पेट्स की और ये बिक सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत पैसे वाले लोग हैं, बड़े-बड़े घर बन रहे हैं। लेकिन पहुँचे कैसे? क्या करें जिससे उसको जो सोच है उसको रियलिटी में लेकर आ पाएँ? तो उसका पूरा एक बहुत बड़े दीवाल पे लिखना शुरू करा, चार्ट बनाने शुरू करे कि मेरे कौन कस्टमर्स हैं, उन तक कैसे पहुँच सकते हैं, वो लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास जाएँगे तो शायद वो लोग हमारी बात सुनेंगे। और 6 महीने के अंदर ही मैंने देखा बहुत बदलाव आया, हमारी 6 महीने में ही सेल ऑलमोस्ट ढाई गुनी हो गई और उस साल हम लोग को पैसे स्टोर में लगाने नहीं पड़े, हम लोग ब्रेक इवन पे पहुँच गए थे। और उसके बाद की जर्नी जो है वो तो बहुत ही अच्छी रही है। उसके बाद से जो 1 करोड़ का पहले साल का रेवेन्यू था वो लास्ट ईयर हमने 120 करोड़ हमारे रिटेल में क्रॉस करा और इंडिया में हमारे करीब अभी 10 स्टोर्स हैं। इंडिया में जो सक्सेस देखी उसके बाद अब समय था कि जयपुर रक्स को हम ग्लोबल लेके जाएँ और हमने 2021 में फैसला करा कि हम जयपुर रक्स का पहला स्टोर मिलान में खोलेंगे क्योंकि वो हमारे इंटीरियर्स का सबसे बड़ा हब है दुनिया में। तो हमने मिलान में स्टोर्स देखने शुरू कर दिए थे और काफ़ी टाइम तक देख रहे थे, ऐसा जल्दी से स्टोर नहीं मिला। मिलान जैसी कंट्री में लोकेशन ढूँढना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, तो हमने वहाँ पे एक इंटर्न को रखा और उसको काम दिया कि भई तुम अलग-अलग प्रॉपर्टी वालों के पास जाओ और स्टोर्स ढूँढते रहिए। उसके अलावा हमने वहाँ पे एक लोकल पार्टनरशिप करी एक डिज़ाइनर के साथ और उसकी काफ़ी मदद ली। 2021 का अगर आपको समय याद होगा तो कोविड के जस्ट बाद का समय था और हमने जब स्टोर फाइनल करा, तो मैं स्टोर खुद पर्सनली नहीं जा पा रहा था। लेकिन हमने वर्चुअली देखकर एक दूसरी ब्रांड के साथ बात करके उस स्टोर को फाइनल करा। थोड़ा बोल्ड डिसीज़न था बट मुझे लग रहा था कि हाँ, आई थिंक ये सही समय है ये डिसीज़न करने का। तो हमने वो डिसीज़न करा और मिलान में 2021 में स्टोर ओपन करा और उसको हमने जैसे ओपन करा तो एक जो रिकॉग्निशन थी हमारी ब्रांड की वो काफ़ी और बेटर होने लगी और हमको लगा कि इंटरनेशनल में भी मार्केट काफ़ी बड़ा है और बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमने 2 साल के अंदर ही दुबई के अंदर एक स्टोर खोला और इस बार हमने क्या करा कि दुबई में जो हमने स्टोर खोला वो एक तो हमने लोकेशन ऐसी ली जहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे। दूसरा हमने उसका जो डिज़ाइनर चुना स्टोर के लिए, वो हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइनर है उसको चुना जिसकी स्टाइल बड़ी यूनिक है। तो उसने जो स्टोर बनाया हमारा दुबई में, आप वो स्टोर हमारा आज की तारीख में हम कारपेट्स के नाम से तो जाने जाते हैं, बट वो लोग हमारा स्टोर देखने के लिए आते हैं क्योंकि स्टोर इतना सुंदर बना हुआ है। तो हमने जो इंडिया की अपनी पुरानी बावड़ीज़ होती हैं, उनका जो डिज़ाइन है, उसको लेके एक मॉडर्न वर्ज़न में उस स्टोर को बनाया गया है। आप लोग भी अगर दुबई जाएँ तो प्लीज़ देखिएगा, हमारा दुबई स्टोर डिज़ाइन के अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि वो स्टोर इतना सुंदर है और काफ़ी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स वहाँ पर आके इवेंट्स करती हैं क्योंकि वो स्टोर स्पेस अपने आप में इतना सुंदर है। उसके बाद हमने जो हमारी दुबई की सक्सेस हुई, तो हमने फिर उसके बाद इस साल लंदन और सिंगापुर में स्टोर्स खोले
और वो भी मार्केट्स हमने इसलिए चुने क्योंकि वो मार्केट्स बहुत बड़े हैं और वहाँ पे काफ़ी एफ्लुएंट पॉपुलेशन है जिनके पास पैसा है जो हमारे कार्पेट्स खरीद सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बैठे हैं जो पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं कार्पेट्स खरीदने के लिए। तो बहुत स्ट्रैटेजिकली हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से सिटी में दुकान खोलनी है, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी सर्च करते हैं कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिससे वो स्टोर जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि पैसे इंडिया में तो रुपीज़ में लगते हैं लेकिन वहाँ पे डॉलर्स में लग रहे होते हैं। तो बहुत केयरफुली चुनना होता है कि आप कुछ ऐसा डिसीजन नहीं करें जिससे कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस आ जाए। आई थिंक आज की तारीख में जो अपॉर्च्युनिटी और चैलेंज है एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, वो मुझे लगता है कि दोनों ही बहुत बढ़ गई हैं। अपॉर्च्युनिटी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मार्केट कितना ग्लोबल हो गया है। आज आप मतलब हम मैं जयपुर से हूँ और आप देखिए हम पूरी दुनिया में एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं रहा कि आप दिल्ली, बॉम्बे या कहीं से होने की ज़रूरत है आपको कि आप दुनिया में जा पाएँ। बट चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं क्योंकि दुनिया पूरी खुल गई है, तो हर जना कोशिश कर रहा है कि वो ब्रांड बनाए। बट मुझे लगता है कि आज हम लोग बहुत एक ऐसे टाइम पे हैं कि अगले 10 साल में हज़ारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, और मैं तो हमेशा जिनसे भी मिलता हूँ उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आपको अगर कोई आइडिया है और आप पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर, तो आपको डेफ़िनेटली आपका बिज़नेस शुरू करना चाहिए। चैलेंजेस बिज़नेस शुरू करने पे बहुत आने वाले हैं क्योंकि आप कोई भी आज चीज़ करेंगे, तो बहुत लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत है। पहले डिजिटल स्पेस भी बहुत क्राउडेड होता जा रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। लेकिन अगर आई थिंक पैशन है आप में और आप में बिलीफ है कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप रास्ते ढूँढ ही लेते हैं जिससे जो भी चैलेंजेस आएँगे उसको आप ओवरकम कर सकें। आई थिंक पिछले 10 साल में अगर मैं देखूँ तो मैंने जब बिज़नेस जॉइन करा था, तब पैसा रेज़ करना ही बहुत डिफ़िकल्ट था। बैंक से जल्दी से पैसा नहीं मिलता था। आज की तारीख में गवर्नमेंट की दुनिया की स्कीम्स हैं, दुनिया भर की ग्रांट्स हैं, बहुत ईज़िली पैसा मिल जाता है, तो एक्सेस टू मनी बहुत ईज़ी है। एक्सेस टू मार्केट बिकॉज़ ऑफ डिजिटल काफ़ी बढ़ गया है, तो हम लोग बहुत जल्दी कस्टमर्स तक या जिसको आप बेचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो चैलेंज है उसमें कि वो क्राउडेड बहुत हो गया है, तो उसमें आप अपने आप को अलग कैसे दिखाएँ, ताकि जो और हज़ारों लोग हैं उनसे आप थोड़ा-सा ऊपर दिखें क्लाइंट को। और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप यूनिक क्यों हैं या ऐसा क्या कर रहे हैं जो अलग है, वो अगर आप जितना ढंग से बता पाएँ, उतना ही ईज़ी हो जाता है आपके क्लाइंट को आप तक पहुँचने के लिए। मैं बताऊँ जयपुर रग्स यूनिक कैसे है, तो उसमें हमने क्या रियलाइज़ करा कि कारपेट जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें हर जना कारपेट बेच रहा था। तो हमने कहा कि भई हम अलग कैसे? तो हमने कहा हम लोग ये 40,000 लोगों से काम करते हैं गाँव में, और मोस्टली सारी औरतें हैं, उनसे डायरेक्ट जाके काम करते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग बहुत बड़े-बड़े लोगों को लेकर आएँ और वो हमारी ब्रांडिंग करें, इससे अच्छा हम कि व्यूअर को कैसे आगे लेकर आ सकते हैं, उनको स्टेज पे कैसे लेकर आ सकते हैं। तो हमने जो हमारे आर्टिज़न्स थे, उनको फ्रंट में लेकर आए, उनकी कहानियाँ बतानी शुरू करी हमारे कस्टमर्स के सामने ब्रांडिंग में। हमको बॉम्बे में अवार्ड मिला है, जर्मनी में अवार्ड मिला, तो हमने हमारे आर्टिज़न्स को लाने के लिए भेजा, हम खुद नहीं गए लाने के लिए। और उसकी वजह से क्योंकि लोगों ने ऐसा देखा नहीं था, तो सबने बात करनी शुरू कर दी, "अरे देखो जयपुर रग्स ने ऐसा करा, जयपुर रग्स ने ऐसा करा, और जयपुर रग्स इतने लोगों से काम करता है और औरतों को लाइफ़ में चेंज लेकर आ रहा है।" तो हम लोग का जो ब्रांड है वो खाली प्रोडक्ट कारपेट पे नहीं बना, वो हम लोग जिस ढंग से जो कहानी बता रहे थे हमारे ब्रांड की, हम लोग क्या करते हैं, कैसे किसी इतने लोगों की लाइफ़ में चेंज आ रहा है, उससे हमको बहुत भयंकर फ़ायदा मिला। मुझे लगता है कि बिज़नेस में हर 3 से 5 साल में एक साइकिल आती है जहाँ पे आपको एक तरह से अपने आप को या बिज़नेस को रीइन्वेंट करना पड़ता है, नहीं तो आप बाहर हो जाते हैं। जैसे मैं मेरी खुद की जर्नी की बात करूँ तो सबसे पहले तो वो स्लो डाउन आया जिसकी वज़ह से जिसने पूरा ही हिला दिया। उसके 4-5 साल बाद मशीन मेड कार्पेट्स बहुत बेटर हो गए, तो हमको उससे लड़ने के लिए अलग स्किल्स डेवलप करनी थी। और हम जब रिटेल में आए तब रियलाइज़ करा कि रिटेल चलाना ही नहीं आता, लेकिन वो सीखना था। तो जब हमारे मैंने जॉइन करा था तब सारे कारपेट्स एकदम जो ट्रेडिशनल फूल पत्ती वाले थे वो थे, और उसके बाद 2014-15 के आसपास पूरे घर मॉडर्न बनने शुरू हो गए, तो एकदम मॉडर्न डिज़ाइन्स बननी थी। तो इनको समझे नहीं टाइम पे और एम्ब्रेस नहीं करें तो आप कभी भी मार्केट लीडर्स नहीं बन सकते। आई थिंक उनको जल्दी से आइडेंटिफ़ाई करना और उन पे इमीडिएटली उनको डर के थ्रेटन और या घबराना नहीं, उनको फेस करके आगे कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ और कैसे मैं ऐसा क्या आज करना शुरू करूँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जिससे मैं इसमें सबसे लीडर बन जाऊँ आगे।
ये हमने इस पे काफ़ी मेहनत करी है और अभी भी कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि हमारे इतने स्टोर्स हो गए, लेकिन अब हर स्टोर को प्रॉफ़िटेबल कैसे करें? हम लोग अभी लंदन में स्टोर खोल दिया, सिंगापुर में खोल दिया, लेकिन वहाँ पर हम लोग कंज़्यूमर तक कैसे पहुँचे? उनको जयपुरक्स की जो कहानी है, वो कैसे बताएँ? तो उसके लिए भी अब बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ रही है। जैसे जब डिजिटल स्पेस इवॉल्व हो रहा था, तो कारपेट्स में किसी को लगा नहीं था कि कारपेट कोई ऑनलाइन खरीद सकता है। हमने हमारा जब रिटेल शुरू करा, पहले दिन से ही वेबसाइट बनाई बहुत अच्छी। तो ज़रूरी नहीं था कि वेबसाइट पे सब लोग खरीद रहे थे, लेकिन वेबसाइट पे देखकर स्टोर में आके खरीदते। बहुत लोग मुझे बोलते कि प्राइसेज़ मत डालो वेबसाइट पे, लेकिन हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाई वेबसाइट पे, पूरे प्राइसेज़ डाले और मुझे लगता है कि अगर आप कस्टमर के सामने जितना ऑनेस्टली अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, तो कस्टमर उसको कहीं न कहीं पढ़ लेता है और वो आपके साथ उसकी वजह से काफ़ी लॉयल्टी बिल्ड होती है कस्टमर की। इसी का नतीजा है कि जब मैंने बिज़नेस जॉइन करा था, उस साल 18 करोड़ का टर्नओवर था। आज इंडिया और यूएस मिलाकर हमारी कंपनी का 1000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। मैंने जॉइन करा था तब 7-8 हमारे कस्टमर्स थे जिनको बेचते थे खाली अमेरिका में और आज हम 100 कंट्रीज़ में पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ गिने-चुने या 200, 500, 2000 आर्टिज़न्स ही थे, आज 40,000 आर्टिज़न्स जुड़े हुए हैं 600 गाँव में हमारे देश के अंदर। मुझे बहुत खुशी है कि जूस टॉक्स ने आज मुझे बुलाया क्योंकि मैंने खुद ने कई सारी टॉक सुनी है और मुझे खुद को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो आई थिंक मेरे लिए एक ऑलमोस्ट ड्रीम जैसा है कि भई मैं आज बोल पा रहा हूँ और आई होप कि मेरी बात सुनकर भी कुछ लोग हैं जो इंस्पायर हो सकें और यही रिक्वेस्ट है जोश टॉक से कि आप जो कर रहे हैं उसको करते रहें और हज़ारों, लाखों यंग एंटरप्रेन्योर्स और मेरे जैसे लोगों को सबको इंस्पायर करते रहें।